हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम टू पंख कॉमर्स। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स क्लास 12 21-22 न्यू अपडेटेड सिलेबस इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट वीडियो हमने रखा है वो इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है, जिसमें हम अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का फॉर क्लास 12। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा अपडेटेड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो कि क्लास 12th में 80 मार्क्स थ्योरी आता है। ओके, 40 मार्क्स कैरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंक्लूड थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। So macroeconomics basically includes 40 marks which includes theory and numerical। तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है कि बहुत हैवी आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन दे दी। बहुत ही हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आते हैं नेशनल इनकम से मेनली। उसके बाद जो एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर होती है, एक यूनिट होती है जिसमें 3 चैप्टर्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड वाली, तो उसमें से आते हैं न्यूमेरिकल। नेशनल इनकम से आते हैं एंड एग्रीगेट डिमांड, और कभी कभी बहुत ही कम चांसेस में गवर्नमेंट बजट से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड करता है पूरा थ्योरी, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज होल बेस्ड ऑन थ्योरी। सो 40 मार्क्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितने यूनिट्स में कैटेगराइज्ड है, उसके कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम देखते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैटेगराइज है 5 यूनिट्स में बाय CBSE। यूनिट्स अलग होते हैं, चैप्टर्स अलग होते हैं। तो CBSE के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि 11 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू VK ओरी। 11 चैप्टर अकॉर्डिंग टू VK ओरी, और अलग अलग रिफ्रेशर्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं। लाइक TS में अलग हैं, आपको VK ओरी में अलग चैप्टर्स मिलेंगे। किसी रिफ्रेशर में आपको 11 चैप्टर मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 15 भी मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग वो कैटेगराइज्ड है, लेकिन CBSE ने उसको यूनिट्स में कैटेगराइज किया है, और वो उन्होंने कैटेगराइज किया है 5 यूनिट्स में सिर्फ, और यूनिट्स के अंदर फिर चैप्टर्स उन्होंने डिवाइड किए हैं। तो पहला जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम। तो ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है नेशनल इनकम, जो कि VK ओरी में 2 चैप्टर्स में है, और एक चैप्टर बहुत ही बेसिक उनने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर दिया हुआ है जो बहुत ही कम मार्क्स का आता है, लेकिन उसमें पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो उसी चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो नेशनल इनकम आता है 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का। उसमें इंक्लूड होता है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। तो जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही IMP यूनिट है ये आपकी नेशनल इनकम। और इसकी जो थ्योरी होती है लाइक व्हाट इज़ नेशनल इनकम, तो ये सारे क्वेश्चंस भी इस यूनिट से बहुत आते हैं। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल तो आप पक्का मान लो 6 मार्क्स का। ऐसे कोई बहुत भारी भरकम वो आपको न्यूमेरिकल नहीं देंगे, बहुत ही छोटा सा 6 मार्कर वाला आपको न्यूमेरिकल नेशनल इनकम से देखने मिलेगा। उसके बाद हमारी अगली यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, जो बहुत ही छोटी छोटी 2 यूनिट्स हैं। और अगर आप रिफ्रेशर में भी देखोगे तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट्स हैं, कुछ बहुत ही भारी भरकम नहीं है। नेशनल इनकम आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको मनी और बैंकिंग बहुत ही लाइट चैप्टर्स लगने वाले हैं। मनी VK ओरी में अलग है एक चैप्टर, और बैंकिंग उसमें अलग चैप्टर है, लेकिन ये दोनों मिला के एक ही यूनिट है, और ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली मनी है तभी बैंकिंग है, बिना मनी के क्या बैंकिंग होगा। सो ऑब्वियसली दीज 2 चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, इसलिए ये पूरी एक यूनिट बनती है जो 6 मार्क्स के से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको 1 मार्क्स में देखने मिलेगा क्वेश्चन, या बहुत ही छोटा सा शॉर्ट आंसर टाइप मिल सकता है, लेकिन इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी ज़्यादा, ये हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स में आ जाता है मनी एंड बैंकिंग। अब हम बात करते हैं अगली यूनिट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब ये दोनों यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक तो नेशनल इनकम हो गया और दूसरा ये अपना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट लेंदी यूनिट है क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं और ये 12 मार्क्स का है। मतलब आप देख लो कि ये नेशनल इनकम से भी ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है और इसमें से भी न्यूमेरिकल बनता है, इसमें से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। वो टेबल्स आती हैं जिनमें आपको ब्लैंक्स फिल करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल वाली वो इससे बन जाती हैं। उसके अलावा भी आपका कोई न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल देखने मिलेगा, प्लस इसमें से लॉन्ग आंसर भी आपको देखने मिलेगा। मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं सबसे ज़्यादा। फिर अगली यूनिट की अगर हम बात करें तो वो भी ऐसी हमारी अच्छी हल्की फुल्की थ्योरेटिकल पूरी यूनिट है, जो है गवर्नमेंट बजट। तो इसमें से 6 मार्क्स की थ्योरी ही आती है, लेकिन इसमें जो चैप्टर के आखिरी में अगर आप देखोगे, मैं वीके ओरी से मैंने पढ़ा है तो मैं उसी की बात करूंगी फिलहाल। तो वीके ओरी में जो सबसे आखिरी चैप्टर के आखिरी में एक न्यूमेरिकल दिया है जो बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये थ्योरी वाला चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। वही गलती हो जाती है उनसे कि अरे गवर्नमेंट बजट से न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। तो इसका 1-2% चांसेस है, ज़्यादा नहीं, 1-2% चांसेस है कि इस चैप्टर से एक सीक्रेट आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, जो कि 6 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो ये आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल देखने मिलता है, मिलेगा ही जब आप ये चैप्टर पढ़ें, तो प्लीज़ इसका न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करें और उसका फॉर्मूला ज़रूर आप मेमोराइज कर लें, ठीक है। तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट कंप्लीट होता है इसके साथ। बहुत ही इजी हल्की फुल्की यूनिट है ये गवर्नमेंट बजट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। फिर हमारा आखिरी यूनिट है और वीके ओरी का आखिरी चैप्टर भी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो होता है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है पूरा एक इंट्रोडक्शन की अपडेटेड सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट्स हैं, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किन के न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो ये सब आ जाता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं मेनली जो होता है वो होता है हाउ टू राइट आंसर्स। आप अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आपने याद कर लिया, आपको सब पता है, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसमें मेजर जो चीज़ है वो है कि आपको जो पता है आप उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। बहुत सारी बार ये होता है कि हमें पता बहुत कुछ होता है लेकिन हम प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो आपको इस पे आंसर राइटिंग पे फोकस करना होगा। मतलब अभी आपका 12th का सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी आपके पास पूरा साल पड़ा है, आराम से आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमें जो पता है, जो हमारे पास नॉलेज है, हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मार्किंग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं कहूँगी वो होती है आंसर राइटिंग पे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैटेगराइजेशन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो है 3 यूनिट्स में डिवाइड बाय सीबीएसई, ठीक है। और चैप्टर्स इसके आई थिंक 13 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट मैं आपको एक अंदाज़ा दे सकती हूँ कि आई थिंक 13 चैप्टर्स हैं इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये 3 यूनिट्स में कैटेगराइज्ड है बाय सीबीएसई, ठीक है। उसके बाद पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट यूनिट है जो कैरी करती है 12 मार्क्स। तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी होती है या थ्योरी होती है तो हम उसको कैसे मेमोराइज करें। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगने वाला है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक में हम मेजरली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमारी कंट्री के इकोनॉमिक हिस्टोरिक कंडीशंस क्या थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हमने अभी तक अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है या फिर डेवलपिंग भी किया है तो वो कैसे किया है, कौन सा सेक्टर हमारी नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, कौन सा सेक्टर लैग बिहाइंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। और जब आप हिस्ट्री की बात करते हो, स्पेशली कि हमारी जो ब्रिटिशर्स आए उनने कैसे हमको एक्सप्लॉइट किया, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और फिर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी।
तो सबसे पहले जो मेन यूनिट है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फिर 1991 के क्या रिफॉर्म्स थे, एलपीजी पॉलिसीज़, या आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9th एंड 10th में, तो वही सब चीज़ें आपको थोड़ी और डीप में उनने दी हैं 12th क्लास में। फिर जो सेकेंड यूनिट आती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लेंदी यूनिट है, ये है करंट चैलेंजेस। ये पूरी यूनिट आती है 22 मार्क्स की, इसमें चैप्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एक्सेट्रा, बहुत ही छोटे छोटे बेसिक चैप्टर्स होते हैं। और अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में वही, इस यूनिट में वही चैप्टर्स हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, विच आर वेरी बेसिक टू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब हमारी जो आखिरी यूनिट है और इंडियन इकोनॉमी का आखिरी चैप्टर भी है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये पूरा चैप्टर ही है 6 मार्क्स का, ये यूनिट नहीं है, ये मतलब यूनिट भी है पर चैप्टर भी है, तो ये पूरा चैप्टर ही है 6 मार्क्स का। तो ऑब्वियसली ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो आपको इस चैप्टर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये 3 यूनिट से हमारी कंप्लीट होती है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो मोस्टली बेस्ड है वो है डाटा के बेस्ड पे, कि जीडीपी रेट क्या है, ठीक है, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू आवर कंट्री जीडीपी। तो ये सारे क्या हैं, डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, और ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत होती है कि हम कैसे डेट याद रखें, कैसे फिगर्स याद रखें। तो मैं आपको बोलूँगी आप एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर आपको एनसीईआरटी कवर करना है, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी अच्छे से कवर करना है तो उसके लिए जो एनसीईआरटी है वो बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करो, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली रिफ्रेशर लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप इंडियन इकोनॉमी देखो तो आप एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा फैक्ट्स में और एग्जैक्ट एक्यूरेट चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी इंडियन इकोनॉमी में रिफ्रेशर प्रेफर करते हो तो फिर आप ऐसा रिफ्रेशर उठाना जहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट डेट फिगर्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स फिगर ही दिए हों, मतलब फालतू के ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं जो आपको कंफ्यूज कर दें और फिर आपका काम बढ़ा दें चीज़ों को मेमोराइज करने का। ऑब्वियसली आप ऐसी रिफ्रेशर को बिल्कुल प्रेफर ना करें। चूज़ द रिफ्रेशर विच विल हेल्प यू एंड जिसमें आंसर्स और थ्योरी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो। ओके, सो अगर हम बात करें कि 11th का इकोनॉमिक्स और 12th का इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो 11 में आपको होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। सो माइक्रो और मैक्रो काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, क्योंकि 2 साल पहले तक क्लास 12th में माइक्रो और मैक्रो होती थी, लेकिन 2 साल से पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब मेरा बैच वो आखिरी बैच था जिसने 12th क्लास में माइक्रो मैक्रो दोनों साथ में पढ़ी। तो अगर हम 11th और 12th की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करें, सो 12th की इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है 11th की इकोनॉमिक्स से, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थोड़े फिगर मतलब ग्राफ्स हो जाते हैं, टेबल्स हो जाती हैं, ज़्यादा आंसर राइटिंग पे उतना कुछ फोकस नहीं होता, और मेजरली आपको ग्राफ हर चीज़ में ग्राफ बनाओ, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें भी ग्राफ। और स्टैट्स तो पूरा मैथमेटिक्स है, वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली जब अगर आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी में इंटरेस्ट है कि आपको जानना है कि क्या जीडीपी है, क्या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है और क्यों है और वो कैसे सॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड स्टैट्स तो ठीक है, मैथमेटिक्स है, जिनको मैथ्स अच्छी लगती है उनको स्टैट्स भी अच्छी लगेगी। और इंडियन इकोनॉमी भी एक हद तक इंटरेस्टिंग है, अगर वो थोड़ी कोई टॉपिक को ज़्यादा खींचे ना, तो इंडियन इकोनॉमी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको अपनी कंट्री की हिस्ट्री और हिस्टोरिक कंडीशन पता लग रही है कि हमारी कंट्री ऐसी थी, और फिर आपको बहुत ही खुद में एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, अगर हम बात करें तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से अभी तक। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 11th और 12th की इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली आपको 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सिलेबस का, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का। अब आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और be the part of this channel. And yeah, so that's it for the video. If you like it and find it helpful, please press the like button, subscribe to the channel, and see you in the next video. Bye guys.